नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प पहलू खंगाल रहे हैं। ये जो जानकारी हमें मिली है उस पर आधारित है। हम देखेंगे कि भारत अपना समय कैसे तय करता है, इसकी लंबी चौड़ी तटरेखा, और इसमें कुछ चौंकाने वाले नए अपडेट्स भी हैं। और हाँ, इसके पड़ोसी देश कौन कौन हैं। तो शुरू करें इस पड़ताल को। बिल्कुल। ये देखना वाकई मजेदार है कि कैसे एक काल्पनिक रेखा पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है, और कैसे हमारी तटरेखा, जिसे हम अक्सर स्थिर सा मान लेते हैं, वो असल में काफी बदल गई है। हाँ, चलिए देखते हैं कि ये आंकड़े क्या कहते हैं और ये क्यों मायने रखते हैं। चलिए शुरुआत समय से ही करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं भारतीय मानक समय या IST। ये आखिर तय कहाँ से होता है, मतलब इसका आधार क्या है? इसका आधार है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। अच्छा। हाँ, ये एक काल्पनिक खड़ी रेखा है ग्लोब पर, और ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है। इसी रेखा पर जो स्थानीय समय होता है उसे ही आप कह सकते हैं पूरे भारत के लिए मानक मान लिया गया है। और ये रेखा सिर्फ यूपी से ही नहीं गुजरती है ना? मैंने पढ़ा कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। हाँ बिल्कुल, और आंध्र प्रदेश से भी होकर जाती है। मतलब देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है ये महत्वपूर्ण रेखा। काफी लंबा खिंचाव है। सही कहा। अब देखिए, भारत पूर्व से पश्चिम तक काफी फैला हुआ है ना? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। तो स्थानीय समय का काफी फर्क हो सकता है। ये मानक समय रेखा, ये IST, ये पक्का करती है कि पूरे देश में घड़ियां एक ही समय दिखाएं। इससे रेलवे, एयरलाइंस, रोजमर्रा के कामों में कोई भ्रम न हो। और इसका वैश्विक समय से जुड़ाव भी अहम है। हाँ बिल्कुल। जैसा कि नोट्स में दिया गया है, IST ग्रीनविच मीन टाइम, GMT से, जिसे आप UTC कहते हैं शायद। हाँ, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। हाँ, तो उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। हाँ, यानी जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, तब भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये फर्क इसलिए है क्योंकि पृथ्वी घूमती है। तो ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर पर है, और भारत की मानक रेखा जो 82 डिग्री 30 पूर्व पर है, उनके बीच दूरी है। हाँ, उनके बीच एक अच्छी खासी देशांतरीय दूरी है। और गणित सीधा है, हर 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर आता है। अच्छा, तो उसी गणित से भारत का समय GMT UTC से 5.5 घंटे आगे निकलता है। समझ गया। ठीक है, ये तो हुई समय की बात। अब जरा समुद्र की तरफ चलते हैं। भारत की तटरेखा, हमें जो जानकारी मिली है उसमें 9 तटीय राज्य गिनाए गए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। हाँ, पूरी लिस्ट है। काफी लंबी लिस्ट है ये। हाँ, और इसमें 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ना होगा। हाँ, वो भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन व दीव तथा दादरा व नगर हवेली, जो अब एक हो गए हैं। ये सब मिलकर भारत की समुद्री सीमा बनाते हैं। नक्शे पर देखें तो लक्षद्वीप तो अरब सागर में है। हाँ? और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। हाँ? और एक दिलचस्प बात यह भी है कि लक्षद्वीप में जहाँ 36 द्वीप हैं, वहीं अंडमान और निकोबार में 572। हाँ, काफी ज्यादा। बहुत ज्यादा। ये संख्याएं दिखाती हैं कि हमारे द्वीप क्षेत्र कितने विशाल हैं। बिल्कुल, और ये द्वीप हमारी कुल तटरेखा की लंबाई में एक बड़ा हिस्सा जोड़ते हैं। पुरानी जानकारी के हिसाब से देखें तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा लगभग 6100 किलोमीटर मानी जाती थी। और द्वीपों को मिलाकर कुल तटरेखा करीब 7516.67 किलोमीटर। कई सालों तक यही आंकड़ा इस्तेमाल होता रहा। हाँ, यही सुना था मैंने भी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सामग्री में गृह मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट का जिक्र है, और उसके आधार पर तटरेखा की लंबाई दोबारा गिनी गई है। हाँ। और नतीजा चौंकाने वाला है। कुल तटरेखा अब 11,098.81 किलोमीटर बताई गई है। हाँ, 11,000 से ज्यादा। ये तो पहले के आंकड़े से 3,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या जमीन बढ़ गई इतनी? ये वाकई एक बहुत बड़ा उछाल है। अगर हम 1970s के दशक के उस 7,516.6 किलोमीटर वाले आंकड़े से तुलना करें, तो ये लगभग 47.6% की बढ़ोतरी है। 47.6%? हाँ, पिछले करीब 53 सालों में। अब सवाल उठता है कि क्या सच में हमारी जमीन इतनी बढ़ गई? तो इसका जवाब थोड़ा, क्या कहते हैं, जटिल है। क्या जमीन नहीं बढ़ी या बढ़ी है?
देखिए, ऐसा नहीं है कि हर जगह जमीन भौतिक रूप से इतनी ज्यादा बढ़ गई होगी। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण है मापने की तकनीक में सुधार। अच्छा, टेक्नोलॉजी। हाँ, आज हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी है, जीआईएस यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये ज्यादा सटीक तकनीकें हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक मुड़े तुड़े कागज के किनारे की लंबाई नाप रहे हो। जितनी बारीकी से आप हर मोड़ को नापेंगे, उतनी ही लंबाई ज्यादा निकलेगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो शायद नई तकनीक से हम उन छोटी छोटी खाड़ियों, इनलेट्स, तट के घुमावों को भी ज्यादा सटीकता से माप पा रहे हैं, जिन्हें पहले या तो नजरअंदाज कर दिया जाता था या फिर मोटे तौर पे मापा जाता था। अच्छा, तो बेहतर माप एक बड़ा कारण है। और कोई वजह भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। कुछ जगहों पर वास्तविक भौगोलिक बदलाव भी हुए होंगे। जैसे नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा होने से डेल्टा का आगे बढ़ना, जिसे अभिवृद्धि या अक्रीशन कहते हैं। इससे तटरेखा थोड़ी आगे खिसक सकती है। और वहीं कुछ जगहों पर समुद्री कटाव, इरोशन से जमीन कम भी होती है। अच्छा, वो भी होता है। हाँ, जैसा कि हम पुदुचेरी के मामले में देखेंगे, तो ये जो बढ़ोतरी है, ये ज्यादातर बेहतर माप और कुछ हद तक वास्तविक भौगोलिक बदलावों का, आप कह सकते हैं, मिला-जुला नतीजा है। जानकारी में कुछ राज्यों का खासतौर पे जिक्र है जहां तटरेखा में बड़ा बदलाव दिखा है, जैसे पश्चिम बंगाल, गुजरात और गोवा। गुजरात का उदाहरण तो कमाल का है। पहले इसकी तटरेखा करीब 1214.7 किलोमीटर मानी जाती थी। हाँ, 1200 के आसपास। और अब नए आंकड़ों में ये 2340.62 किलोमीटर से भी ज्यादा है। हाँ, 2340। ये तो लगभग दोगुनी हो गई। हाँ, गुजरात का मामला सबसे बड़ा संशोधन दिखाता है। सबसे ज्यादा फर्क वहीं पड़ा है। इसी तरह तमिलनाडु की तटरेखा भी बढ़ी है। 906.9 किलोमीटर से बढ़कर 1068.69 किलोमीटर हो गई हैं। और आंध्र प्रदेश की 973.7 किलोमीटर से 1053.07 किलोमीटर। यहाँ तक कि गोवा जैसे छोटे राज्य की तटरेखा भी, जो पहले 101 किलोमीटर थी, वो भी बढ़ गई। हाँ, वो बढ़कर लगभग 194 किलोमीटर हो गई है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी समझ में आए बड़े बदलावों को दिखाते हैं। लेकिन एक उलट मामला भी है। बताया गया है कि पुदुचेरी की तटरेखा 10.4% सिकुड़ गई है। हाँ, पहले ये 47 किलोमीटर के आसपास थी, अब करीब 42.65 किलोमीटर रह गई है। सही कहा। ये कमी संभवतः समुद्री कटाव या किसी और स्थानीय भौगोलिक कारक की वजह से हो सकती है। यही बात तो दिलचस्प है। तटरेखाएं स्थिर नहीं होती। हाँ, ये तो है। ये गतिशील होती हैं। और जैसे जैसे हमारी तकनीक बेहतर होती है, हमारी समझ भी विकसित होती है। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि भूगोल एक लगातार बदलने वाला विषय है। और इस पूरी पुनर्गणना का एक और नतीजा हुआ है। राज्यों की रैंकिंग बदल गई है। हाँ, वो भी बदला है। पुराने आंकड़ों के हिसाब से गुजरात पहले नंबर पर था, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। अब नए डेटा के हिसाब से गुजरात तो अब भी पहले नंबर पर है, लेकिन तमिलनाडु दूसरे पर आ गया है। हाँ, तमिलनाडु अब दूसरे पर है और आंध्र प्रदेश तीसरे पर खिसक गया है। और गोवा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य बना हुआ है, हालांकि उसकी दर्ज लंबाई भी बढ़ी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अकादमिक रुचि की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन अद्यतन और सटीक भौगोलिक आंकड़ों का सीधा असर पड़ता है तटीय योजना पर, जिसे कोस्टल प्लानिंग कहते हैं, संसाधनों के प्रबंधन पर, रिसोर्स मैनेजमेंट पर, सुरक्षा रणनीतियों पर और पर्यावरण में हो रहे बदलावों को समझने पर। हाँ, बिल्कुल। जो नीतियां या योजनाएं पुराने आंकड़ों पर आधारित थीं, उन्हें अब इन नई जानकारियों की रोशनी में फिर से देखने की जरूरत पड़ सकती है। वाकई ये तटरेखा वाला अपडेट तो काफी चौंकाने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारत के पड़ोसियों पर नजर डालते हैं। जानकारी के मुताबिक भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी जमीनी सीमा हमसे लगती है। 7? हाँ, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, और 2 समुद्री पड़ोसी भी हैं। हाँ, मालदीव और श्रीलंका। बिल्कुल। हाँ, और जमीनी पड़ोसियों को उनकी सीमा की लंबाई के घटते क्रम में याद रखने का एक आसान तरीका, या क्या कहते हैं, स्मरक या मेमोनिक भी अक्सर इस्तेमाल होता है। अच्छा, क्या है वो? बचपन में MBA। बचपन में MBA। अच्छा। हाँ, यहाँ ब से बांग्लादेश जिसकी सीमा सबसे लंबी है, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे का म म्यांमार के लिए। अच्छा, मे का म, ठीक है। हाँ, फिर बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान जिसकी सीमा सबसे छोटी है,
ये क्रम याद रखने में मदद करता है। बढ़िया है ये तो। चलिए, इस लिस्ट में से 2 उदाहरण लेते हैं, बांग्लादेश और चीन, जिनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। बांग्लादेश के लिए बताया गया है राजधानी ढाका, मुद्रा टका, संसद का नाम जातीय संसद, और स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हाँ, बिल्कुल। साथ ही बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी मेघना और सबसे ऊंची चोटी कियोक्राउडोंग का भी जिक्र है, और उसे नदियों का देश भी कहा जाता है। हाँ, ये सुना है, जो इसके विशाल नदी तंत्र को दिखाता है। कई नदियां तो भारत से होकर ही बांग्लादेश में जाती हैं। हमारा साझा इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ये सब बांग्लादेश को भारत का एक बेहद अहम पड़ोसी बनाते हैं, खासकर वो सबसे लंबी जमीनी सीमा होने के नाते। सही बात है। और चीन की बात करें तो सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर बताई गई है। मैकमोहन रेखा का जिक्र है सीमांकन के तौर पर, हालांकि ये रेखा विवादित भी रही है शायद। हाँ, मैकमोहन रेखा वो सीमांकन है जिसे 1914 में शिमला समझौते के तहत ब्रिटेन और तिब्बत के बीच तय किया गया था। भारत इसे अपनी पूर्वी सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे मान्यता नहीं देता और अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। तो ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक रेखा नहीं, बल्कि एक जटिल भू राजनीतिक मुद्दा है। ये तो है। चीन की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को याद रखने के लिए भी एक स्मारक दिया गया है। हाँ, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। अच्छा, ये भी अच्छा है। हाँ, यानी लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सही। और चीन के बारे में अन्य जानकारी, जैसे राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी, जिसकी इकाई युआन है। हाँ, रेनमिनबी। संसद, नेशनल पीपल्स कांग्रेस और स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 भी दी गई है। स्रोत में यांगसी नदी का भी जिक्र है, जो चीन और एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो अपने पड़ोसियों के बारे में ये बुनियादी तथ्य जानना, ये क्षेत्रीय गतिशीलता, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को समझने के लिए एक आधार तैयार करता है। तो आज हमने काफी कुछ खंगाला, भारत के समय को तय करने वाली देशांतर रेखा से लेकर हाँ, इसकी तटरेखा में हुए बड़े और चौंकाने वाले बदलावों तक। हाँ, वो तो वाकई चौंकाने वाले थे। और फिर पड़ोसियों पर एक सरसरी नजर डाली। ये दिखाता है कि भूगोल कैसे एक ही समय में स्थिर भी है, जैसे मानक समय की अवधारणा, और गतिशील भी, जैसे ये बदलती तटरेखा। बिल्कुल, खासकर तटरेखा के संशोधित आंकड़े। ये न सिर्फ हमें बेहतर माप तकनीकों के महत्व के बारे में बताते हैं, बल्कि ये सवाल भी उठाते हैं कि हमारे तटीय क्षेत्र असल में कितने बदल रहे हैं। क्या ये बदलाव जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों का संकेत है? ये एक अहम सवाल है। क्या हमें अपनी तटीय प्रबंधन नीतियों को और ज्यादा लचीला बनाने की जरूरत है? ये भूगोल को सीधे तौर पर तकनीक, पर्यावरण विज्ञान और नीति निर्माण से जोड़ता है। तो संक्षेप में कहें तो आज के इस विश्लेषण में हमने भारतीय मानक समय IST के निर्धारण को समझा। हाँ, भारत की तटरेखा के नए और आश्चर्यजनक आंकड़ों को देखा और जाना कि कैसे इससे राज्यों की रैंकिंग भी बदल गई। बिल्कुल। और साथ ही बांग्लादेश और चीन जैसे पड़ोसियों से जुड़े कुछ अहम तथ्यों पर गौर किया। हाँ, और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। जब तटरेखा जैसी चीज, जिसे हम काफी हद तक स्थायी मानते थे, नए डेटा और तकनीक के कारण इतनी ज्यादा, लगभग 48% बदल सकती है, तो भूगोल के और कौन से स्थापित तथ्य हैं जो भविष्य में बदल सकते हैं? अच्छा। क्या नदियों की लंबाई, पहाड़ों की ऊंचाई या झीलों का क्षेत्रफल भी हमारी पृथ्वी को और बारीकी से मापने और समझने की क्षमता बढ़ने के साथ साथ, ये सोचने वाली बात है, अपडेट हो सकते हैं? हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की हमारी यात्रा कभी खत्म नहीं होती, और जिसे हम आज सच मानते हैं वो कल और बेहतर जानकारी के साथ परिष्कृत हो सकता है, बदल सकता है।